नफरतें आम सही, प्यार बढ़ाकर तो देखो, इस अंधेरे में कोई शमा जलाकर तो देखो। इस भटकती हुई दुनिया को मिलेगी मंजिल, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर तो देखो। तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए इस वक्त जनाब रामदास अठावले साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम जय हिंद जनाब में। मैं तो तुम्हारे आवाज़ में ज़रूर आवाज़ मिला दूंगा जी। मैं तो तुम्हारे आवाज़ में ज़रूर आवाज़ मिला दूंगा और पाकिस्तान और चाइना का बदला ले लूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं देखिएगा सर, क्योंकि जब भी कोई बात होती है जय हिंद जनाब का हम आगाज़ कर रहे हैं और जय हिंद जनाब के अंदर हम उन तमाम लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं जो कि हमारे जितने भी शहीद हुए हैं जवान या फिर उनके अहले खाना हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हमारे इरफान सर की कोशिश है, हमारे जो सीईओ हैं उनकी कोशिश है दिलीप सर की कि लगातार ऐसे लोगों के मुद्दों को उठाया जाए जो कि इस वक्त बेबस है, जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। और ऐसी आवाज़ आप भी हैं जो कि उन लोगों की दबी कुचली आवाज़ को आप उठा रहे हैं। सर, आज के इस मौजू के अंदर मैं सबसे पहला सवाल अपना राष्ट्रवाद यानी कि हुब्बुल वतनी से जुड़ा करना चाहूँगा आपसे कि हम देखते हैं कि जब जिस तरीके से लगातार नया दौर आया है, नया देश आगे बढ़ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हर कोई, कई इधर चाइना है, उधर पाकिस्तान है, दरअंदाजी की वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो जवान हैं वो सरहद पर तैनात है, वो लगातार कोशिशें करते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी अगर आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है मुल्क को तो उनको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले के हिसाब से आज का राष्ट्रवाद क्या है? नहीं, आज का राष्ट्रवाद यही है कि जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है और संविधान का भारत खड़ा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर सौंप दी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो। भारत में मतलब कई धर्म के लोग भी रहते हैं, कई जाति के लोग भी रहते हैं, कई भाषा के लोग भी रहते हैं, लेकिन हम सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का मतलब राष्ट्रवाद होता है। भारत को मजबूत करने की जिम्मेदारी अगर हम लोगों पर है तो भारत माता की जय बोलकर जिस तरह हमारे नौजवानों ने बलिदान दे दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि व्यर्थ नहीं जाएगा आपका बलिदान। आपका मतलब जिन्होंने बलिदान दे दिया है। व्यर्थ नहीं जाएगा आपका बलिदान, आपने देश के लिए दे दी है जान। व्यर्थ नहीं जाएगा आपका बलिदान, देश के लिए दे दी है आपने जान। मैं लेता हूँ भारत माता की आन, मैं लेता हूँ भारत माता की आन, मैं बढ़ा दूंगा शहीदों की शान, मैं बढ़ा दूंगा शहीदों की शान। जय हिंद जनाब की तरफ है अब मेरा ध्यान। वाह, इंशाल्लाह। और आप जिस तरीके से जी सलाम की शान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जय हिंद जनाब के ज़रिए, सर मैं आगे ये चीज़ समझना चाहूँगा क्योंकि जैसे अभी शेख इरफान सर ने भी बताया है कि आपने जो भी माजूर है उनका मुद्दा उठाया है, फिर चाहे कोई भी हो, और जो मुतासरीन हैं उनके आप घर तक जाते हैं, उनसे बात करते हैं, मदद करते हैं। एक यूनियन मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद एक डाउन टू अर्थ होकर आप इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। क्या यही चीज़ आपको लोगों के करीब और नज़दीक लेकर जाती है? हाँ, मतलब जिस तरह हमारे इरफान जी है, इरफान शेख जी है, दिलीप तिवारी जी है, इन लोगों ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दे दिया है। सुभाष चंद्रा जी हमारे अच्छे, हमारे हाउस के मेंबर भी है, मतलब कई दिन मतलब हमारे राज्यसभा में रहे हैं। और मतलब जिस तरह जिन लोगों पर अन्याय होता है वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की मुझे बचपन से आदत है। मैं दलित समाज में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, इस संविधान जाति व्यवस्था को ख़त्म करता है जी, विषमतावाद को ख़त्म करता है, तो हमें हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, अन्याय नहीं होगा तो हम दोस्ती करेंगे, हाथ में हाथ मिलाएंगे। अनेक जब ऐसे इशू आते हैं, जब कंगना का इशू आया, कंगना एक बहुत एक्टिव लेडी है, अभिनेत्री है, फिल्म स्टार है, मनाली की रहने वाली है, 16-17 साल से वो मुंबई में रहती है
तो जब कुछ लोगों ने उनको विरोध किया कि वो मुंबई नहीं आ सकती है, अगर वो मुंबई आएगी तो हम इसका विरोध करेंगे, ऐसा जब कुछ संगठनों ने, पार्टियों ने अनाउंस कर दिया, तब मैंने निर्णय लिया कि वह कंगना एक महिला है और 16 साल से मुंबई में रहती है। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुंबई सबकी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई में हर स्टेट का आदमी वहाँ रहता है, साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का, सभी राज्यों के लोग वहाँ रहते हैं। तो उनको बाबा साहब के संविधान के मुताबिक किसी को भी रहने का अधिकार है। जिस तरह मतलब कुछ लोग मुंबई में मराठी लोगों के सिवाय जो दूसरे लोग वहाँ आते हैं, रहते हैं, तो उनके लिए विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा मराठी लोगों की संख्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो कम से कम 2.5-3 लाख से ज़्यादा लोग 50, 100, 200, 400, 500 हर जिले में मतलब अपने धंधा पाने के लिए आए हैं। तो इसी तरह जब कोई किसी पर आवाज़ उठता, मतलब अन्याय होता है, इसीलिए मैंने नारा दिया था कि कोई सताए हमें बताए। अगर कोई आपको सताता है तो हमको बता दीजिए, हम उसका फैसला करेंगे, हम उनको समझाएंगे और शांति से समझ कर अगर वो सुनेगा नहीं तो दूसरा मार्ग का अवलंबन करेंगे, कानून का अवलंबन करेंगे, उनको अंदर डालेंगे और अंदर सुधर गया तो फिर बाहर निकाल देंगे। तो मतलब इसी तरह हमारा काम है। तो जिस तरह जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की शुरू से मुझे आदत भी है और मैं मंत्री भी हूँ, तो भी मैं समाज के लिए मंत्री हूँ, देश के लिए मंत्री हूँ, सबको न्याय देने के लिए मंत्री हूँ। और मुझे रोज़ 400-500 लोग मिलते हैं, सारे देश भर के कम से कम 8, 10, 12 स्टेट के लोग रोज़ मेरे पास आते हैं और छोटे छोटे काम लेकर मेरे पास आते हैं। तो इसी तरह मैं लोगों को मदद करता हूँ और लोगों को मदद करने की मुझे आदत है। जी, यानी कि कोई अगर सताएगा तो हम आपको बताएंगे और यही हमारा थीम भी है। आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर, आर्टिकल 370 बहुत बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को किस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ हैंडल किया मरकजी जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और ख़ास तौर पर 370 को लेकर लोगों के अलग अलग नज़रिए थे। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 2 साल 5 अगस्त को मुकम्मल हुए हैं। 370 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, एक नया सवेरा, एक नई तरक्की वहाँ पर हुई है। जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 हटाया, हमने देखा है कि पत्थरबाजी बंद हो गई, वहाँ से दरअंदाजी, हालांकि पाकिस्तान कोशिश ज़रूर करता है लेकिन वो मुँह की खा रहा है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो लगातार हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पर पूरी अपनी देखरेख के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं। आप इस नए जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का एक अविभाज्य घटक है। और जब आप लोगों को इतिहास तो है कि जब जम्मू कश्मीर हरि सिंह राजा के कब्जे में था, जब अपने देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तब जम्मू कश्मीर भारत में तो नहीं था। लेकिन हरि सिंह राजा जो था, हिंदू राजा थे, उनके ताबे में जम्मू कश्मीर था। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली जी। तो आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है उसमें कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम हैं, जम्मू में ज़्यादा हिंदू है, लद्दाख में ज़्यादा बुद्धिस्ट है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर का जम्मू कश्मीर लद्दाख है। तो तब जब पाकिस्तान ने अचानक कश्मीर पर हमला किया और तब वो इंडिया के कब्जे में तो नहीं था, इसीलिए इंडिया की आर्मी चुपचाप बैठी। लेकिन हरि सिंह राजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात की और उनको बताया कि भाई हमें सपोर्ट दीजिए और अगर आप हमको सपोर्ट देते हैं तो जम्मू कश्मीर का इलाका भारत के साथ रहेगा। इसी तरह का एग्रीमेंट, इसी तरह का आश्वासन हरि सिंह राजा ने दिया था। फिर इंडिया की आर्मी वहाँ से चली गई और जो पाक व्याप्त कश्मीर है वो तब तक पाकिस्तान के कब्जे में आया था और फिर उनको वहाँ ये रोक दे दिया। और 2/3 कश्मीर अभी हमारे साथ है, 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अभी पाकिस्तान का जो पाक व्याप्त कश्मीर है तो वो भी मतलब वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। मतलब वहाँ की दादागिरी, गुंडागर्दी को देखकर वहाँ के लोग परेशान हैं। पीओके के लोगों को मेरा आह्वान है कि आप हमारे साथ आइए, आप तो हमारे हैं, हमारे साथ आपको रहने से आपका फ़ायदा होगा, आपका विकास होगा।
पाकिस्तान को भी हमारा कहना ये है कि भाई तुम हमेशा क्यों झगड़ा करते हैं, क्या क्या झगड़ा करने से मतलब है, क्यों तुम हमारे लोगों को मतलब शहीद कर रहे हैं, क्यों हमारे बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं, नियम तोड़ कर क्यों आप हमारे। पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आज़ादी के पहले तो पाकिस्तान एक राज्य था हमारा, और पाकिस्तान में पहले तो 2500 साल पहले अपना पूरा देश बुद्धिस्ट था। पाकिस्तान भी बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था, ताइवान बुद्धिस्ट था, जापान बुद्धिस्ट था, चाइना था बुद्धिस्ट, श्रीलंका था। तो मतलब पाकिस्तान में इस्लाम आया 11वीं शताब्दी में, मतलब बाद में वहाँ इस्लाम आया है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती करता है, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जनरल मुशर्रफ जी को यहाँ बुलाया था आगरा में, वार्ता हुई थी, और हमारा कहना ये है कि ये जो आतंकवादी एक्टिविटीज को रोक दो, हमारे कश्मीर के नौजवानों को भड़काने की कोशिश मत करो, शांति से हमारे साथ बातचीत करो, और पीओके का फैसला क्या करने का वो देखेंगे अपन, मतलब उसमें जो मार्ग निकालेंगे। लेकिन हमेशा हमारे ऊपर हमला करना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें अभी तक जम्मू कश्मीर में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है रोज, मतलब उसमें आतंकवादी भी मर रहे, वो भी अपने लोग हैं, अपने मतलब कश्मीर के लोग हैं। पाकिस्तान से भी आते यहाँ वो मर जाते हैं। जिस तरह मुंबई में हमला हुआ तो 10 लोग पूरे मारे गए, उसमें वो भी मर गए, हमारे लोगों को 200-300 लोगों को मारा। तो ये जो चल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जनरल मुशर्रफ जी को बुलाया था, उसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी नवाज शरीफ जो 2014 में वहाँ के अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, उनको भी मतलब अपने शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था। इसका मतलब भारत उनके साथ चर्चा करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। और अगर पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती करता है तो पाकिस्तान एक बहुत ही विकसनशील जो देश है बन सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए, और ये दहशतवादी एक्टिविटीज़, आतंकवादी एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि बातचीत का जो दौर है फिर से शुरू होना चाहिए? क्योंकि आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया है, और जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया, क्या पाकिस्तान के साथ जो अभी हमने देखा है DGMU लेवल की बातचीत भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसकी इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आती है, अब ड्रोन वाली साजिश भी हम देखते हैं। क्या पाकिस्तान को बैठकर समझाने का वक्त है अभी भी, क्या हम उसको समझाएं? क्योंकि ये कहा जाता है कि आप अपना दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, और बदकिस्मती से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। मतलब पाकिस्तान अपना पड़ोसी है, इसीलिए मैंने जो पहले भी बोला कि भाई हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवादी एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए। रोज 2, 4, 5, 10 लोगों को मारने की कोशिश हो रही है, ये रोकना चाहिए। और पाकिस्तान अगर ये रोकता है तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह 370 आर्टिकल के कारण अगर जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य घटक है, तो फिर वहाँ का झंडा अलग क्यों, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग क्यों? तो हमारी सरकार का कहना ये था कि अगर जम्मू कश्मीर हमारा है तो फिर वहाँ तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, वहाँ विकास होना चाहिए, वहाँ कोई भी बाहर का कोई आदमी जाकर वहाँ कोई उद्योग नहीं लगा सकता है, वहाँ की बेरोजगारी कम नहीं कर सकता है। तो 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ विकास हो रहा है। सभी भारत में जो योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, उसका पूरा फायदा सभी लोगों को हो रहा है, सभी लोगों को नौकरी मिल रही है, आतंकवादी एक्टिविटीज छोटी मोटी चली रही है। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के पहले जैसी स्थिति थी उससे अभी की स्थिति बेहतर है, और इसीलिए अभी आपने देखा है कि आतंकवादियों को मतलब ख़त्म करने का जो काम है, ये काम अभी हमारे आर्मी है, NIA है, या जो सब BSF है, सभी लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए 370 कदम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छी तरह विकास हो रहा है, और भविष्य में विकास होगा। ठीक है, उम्मीद है कि जानी चाहिए कि अच्छा विकास होगा, तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। लेकिन बात उन जवानों की आज हम कर रहे हैं जय हिंद जनाब के ज़रिए, जिन लोगों की
लगातार कोशिश ये की जाती है कि उनको उस वक्त तक याद रखा जाता है जब कोई शहीद होता है, उनके घर वालों को, उनके अहल खाना को बातचीत की जाती है और फिर उसके बाद में उनका ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे जय हिंद जनाब के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी अब तक हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके अहल खाना हो या फिर उनमें से कोई माजूर हुआ हो, तो कम से कम उन तक एक मदद पहुँचाई जाए। मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले कैसे उन लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उनके घर वाले हैं, अहल खाना हैं, किसी को नौकरी की बात कही जाती है लेकिन नौकरी कई बार नहीं मिल पाती है, किसी को आर्थिक मदद की बात कही जाती है, वो मदद उन तक पहुंच नहीं पाती है। क्या सिर्फ वो सिर्फ कागज़ों पर रह जाता है, इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता? हाँ, तो मतलब जो शहीद हुए उनके लिए मतलब अलग अलग योजना भी है। जिस तरह भारत सरकार ने पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी उनकी फैमिली को देने का निर्णय लिया है और बहुत सारे लोगों को मिला भी है, लेकिन मेरे पास सैकड़ों नौजवानों की फैमिली आई और मैंने उस डिपार्टमेंट के साथ, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके उनको पेट्रोल पंप गैस एजेंसी देने की कोशिश हमने की है। तो बात आपकी तो सही है कि अगर उन्होंने अपने देश के लिए अगर बलिदान दे दिया है तो उनके फैमिली की तरफ सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, समाज का भी ध्यान होना चाहिए, उद्योगपतियों का भी ध्यान होना चाहिए और जहाँ उनकी कमी है, उनको जहाँ जहाँ क्या तकलीफ है, उसके लिए मदद करने की आवश्यकता सब लोगों की है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है। हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा ध्यान है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा शहीदों की याद करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि उस शहीदों के फैमिली की तरफ मैक्सिमम ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ उनके ऊपर मतलब कोई उनका प्रॉब्लम है, ज़रूर मैं ध्यान दे दूंगा। सरकार की तरफ से उनको जो मदद चाहिए वो पूरी मदद करने की कोशिश हम जरूर करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपने एक भरोसा दिया है और जितने भी शहीद के परिवार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये समझेंगे कि मरकज़ी वज़ीर अपने ज़ुबान से बात कह रहे हैं कि उनको मदद दी जाएगी, उनको जो है एक तरीके से तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की या फिर और हिस्सों की, तो वहाँ पर जो जितने भी हमारे जवान होते हैं उनके लिए जो फैसिलिटी है वो मुहैया नहीं हो पाती है। मीन्स खाने के लिए उनके घरों के अंदर इतना नहीं होता, या फिर अभी हाल ही के अंदर अगर हम देखें ओलंपिक के अंदर हमने बहुत शानदार मुजाहरा किया है। हमारे जो जितने भी एथलीट्स हैं उन्होंने कमाल का मुजाहरा किया है, इंडिया के पास गोल्ड भी आ गया है। लेकिन अब मैं खेल से रिलेटेड इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ जगहों पर जो हमारी जो सहूलतें हैं वो कम हैं और जिसकी वजह से जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उस मकाम पर नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि अभी हाल के दिनों में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और जिसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से धनवर्षा अब खेलने के बाद या फिर इनाम जीतने के बाद या फिर मुजाहरा करने के बाद अच्छी होती है, अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, क्या वो सुविधाएं पहले भी मुहैया कराई जानी चाहिए उन खिलाड़ियों को? मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और कई सालों से ओलंपिक हो रहा है जी, लेकिन इस ओलंपिक में जिस तरह भारत को कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी कामयाबी तो नहीं मिल पा रही है। जिस तरह भी नीरज चोपड़ा जी ने मतलब अपने देश में उगता हुआ नजर आया हमें सूरज, हमें अपने देश में उगता हुआ नजर आया हमें सूरज, क्योंकि गोल्ड जीतने वाला है चोपड़ा नीरज। तो उन्होंने मतलब अच्छी कामयाबी की है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले में हम एकदम आखिर में है। मतलब हमको ये गोल्ड मिला है, चाइना को, अमेरिका को, इटली को, अर्जेंटीना को या छोटे छोटे राज्यों को भी मतलब इतने गोल्ड मिले हैं, ब्रॉन्ज मिले हैं, सिल्वर मिले हैं। लेकिन इस वक्त का जो कामयाबी है ये बहुत अच्छी है। 8-10 लोगों को अपने को मतलब ये सफलता में मिली है और जहाँ सफलता में मिली भी नहीं तो भी सेमीफाइनल तक, फाइनल तक भी हमारी टीमें आई और उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगली बार मुझे लगता है कि अच्छे मेडल हम जीत सकते हैं। तो और खिलाड़ियों की तरफ बहुत ही अच्छी तरह ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय बहुत ध्यान देने की कोशिश करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाड़ियों को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। जाने के पहले भी उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था। अभी भी जिनको जिनको अवार्ड मिला उनको भी मतलब उन्होंने बधाई दी है। 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए सभी खिलाड़ियों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रित किया है और उनका जो उनको प्रोत्साहित करने का जो काम है वो मतलब हमारे प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे कंट्री के मुकाबले में हम एकदम लास्ट में है। अभी हमको ये गोल्ड में मिला है
इसके पहले बिंद्रा को एक बार एक गोल्ड में मिला था, ध्यानचंद जी को गोल्ड में मिला था। तो ऐसा एकाधे बार एकाधा गोल्ड मिलता है, लेकिन दूसरे देशों की तरफ देखिएगा तो 40-40, 50-50, 30-20 इतने गोल्ड मेडल उनको मिलते हैं। तो और भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और भारत नंबर 1 पर आना चाहिए। इसी तरह की कोशिश भी मतलब करने की आवश्यकता है। और ज़रूर मतलब हमारी सरकार अभी हमको एक अच्छा मौका मिला है, हमारे खिलाड़ी भी अच्छे पुरस्कार जरूर हार गए हैं, लेकिन हारने के बावजूद भी उन्होंने 3-3, 4-4 मैच जीत कर आगे चले गए थे। तो और भी हमने ध्यान देंगे और अगले साल में जो ओलंपिक होगा उस ओलंपिक में मतलब मैक्सिमम मेडल अपने को मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जवानों की बात हो गई, खिलाड़ियों की बात हो गई, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर किसानों की बात ना हो तो थोड़ा बेईमानी होगी। तकरीबन 9 महीने हो गए हैं और बहुत सारी जगह पर हम देखा है कि अलग अलग जगह पर जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कई वार्तालाप हो चुकी हैं, कई दौर की बातचीत हो चुकी है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर ज़राअत की तरफ से, जो कृषि मंत्री है, कई बार बुलावा भेजा गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और एक तरीके से ज़िद पर बैठ गए हैं। क्या उसके लिए कोई पहल हो रही है? नहीं, उसके लिए तो पहल हो रही है। मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक योजना अनाउंस करते हैं। अभी उनके अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ किसानों को 19,500 करोड़ की रकम उन्होंने कल अनाउंस की है और हर 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जाएगा। तो किसानों के लिए जो 3 कानून बने थे, तो 3 कानून कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसी तरह का कानून बनाने की पहल थी, लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जब एक कानून बनाया, 3 कानून का अर्थ यही है कि जो किसान है वो किसान को किसी भी मंडी में जाकर अपना माल बेचने का अधिकार है। जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ उनको माल बेचने का अधिकार है। वो MSP बंद करने का विषय नहीं है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति बंद करने का विषय तो नहीं है। तो किसानों के जिस किसानों के होठों पर नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आए हैं, वो किसानों के खिलाफ क्यों का कानून बनाएंगे? मतलब किसानों का उसमें फायदा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसे कानून बनाए। लेकिन राजनीति खेलने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी और बाकी ये अपोजिशन पार्टियां किसानों को भड़काने का काम कर रही है और 11 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी से चर्चा हुई और सरकार का कहना यह है कि इसमें क्या गलत है आप बताइए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमारी तैयारी है, दुरुस्ती करने के लिए हमारी तैयारी है। लेकिन वो किसान बोलते हैं कि नहीं वो कानून पीछे ले लो। तो सरकार का कहना यह है कि अगर एक कानून पीछे ले लिया तो हर कोई आदमी आंदोलन में बैठेगा और बोलेगा कि भाई नहीं वो कानून में आप पीछे लीजिए। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो लोकतंत्र धोखे में आ जाएगा। ऐसा हर कानून पीछे लेने की मांग होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का जो रवैया है ये रवैया ठीक नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसानों को मेरा आह्वान ये है कि आपके बारे में हमको बहुत बड़ी सिंपैथी है। जो टिकैत जी है वो भी मतलब बड़ी दैन्यता है कि किसानों की, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए। आंदोलन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कानून पर उन्होंने स्टे दे दिया था, सरकार को अमल में लाने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, तो क्यों आंदोलन करने की आवश्यकता है? तो उन्होंने आंदोलन पीछे लेने की आवश्यकता है। 8-8, 9-9 महीने लोगों को तकलीफ देने का आंदोलन करना ठीक नहीं है। हमने भी आंदोलन किए हैं। हमने 17 साल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को महाराष्ट्र में देने के लिए 17 साल आंदोलन किया, लेकिन एक जगह पर बैठकर ऐसा हमने नहीं किया। 7-7, 8-8 महीना, 9-9 महीना के आंदोलन होता है क्या? आपके जिले में जाकर आंदोलन करो। और ये आंदोलन पूरे देश भर में नहीं है। पंजाब, यूपी का कुछ इलाका, हरियाणा का कुछ इलाका, राजस्थान के कुछ जिले, ऐसे कुछ जिलों में ही ये आंदोलन सीमित है। बाकी के देश भर में इस आंदोलन का कोई इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार कोई अपने ताकत का उपयोग नहीं करना चाहती है। अगर ऐसा, अभी हमने भी आंदोलन किया है, पुलिस ने हमारे ऊपर बहुत बार लाठीचार्ज किया है, हमको जेल में डाल दे दिया है। तो ऐसा भी सरकार कर सकती थी। सिंधु बॉर्डर पर या
दूसरे बॉर्डर पर आने के लिए जब वो आने की कोशिश कर रहे थे, तब सरकार चाहती थी तो सरकार उनको रोक भी सकती थी। यानी आप कह रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, बातचीत होगी तो इंशाल्लाह इसका रास्ता, हाँ बातचीत निकलेगी तो रास्ता निकलेगा। क्या उसमें अमेंडमेंट करनी है वो बताए, सरकार उसके लिए तैयार है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे याकूब मलिक जी जो मतलब कश्मीर से इधर आए हैं, वो पुलवामा के चेयरमैन है, वो वहाँ के मेयर है, वो भी इधर मौजूद है। हमारे दूसरे प्रोफेसर अफसर आलम जी, मतलब आप वाइस चांसलर है जामिया हमदर्द के, आप भी इधर तशरीफ लाए हैं। और बाकी के सब आप लोग इधर है। तो जो हमारे जो शहीद उनकी फैमिली के भी कुछ लोग इधर आए हैं। और आप शहबाज है ना? जी शहबाज जी, शाहबाज। हाँ मतलब आप तो शाहबाज है और हम बाज है। तो इसीलिए शाहबाज ने आपने बहुत सारे सवाल मुझे किए, और मुझे तो आपने मुझे बहुत किए हैं आज सवाल, आपने मुझे बहुत किए हैं आज सवाल, इसका मैं कभी भी नहीं करूँगा बवाल। शुक्रिया। मरकजी वजीर हमारे साथ रामदास अठावले साहब जुड़े थे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।